एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होती है, तो इसमें सबसे पहले एक एक करके हम लोग एक एक टर्म क्लियर करेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ का तरीका क्या है, इसमें कैलकुलेट करने का क्या तरीका, कैसे पहचानेंगे कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, कौन ज़्यादा बेसिक होता है, किसका एसिडिक करेक्टर कम है, किसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है, ये पूरी डिटेल आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म हम लोग जान लेते हैं, जिस टर्म का नाम है कि भाई एक pKa वैल्यू होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं pKa वैल्यू। अब ये pKa वैल्यू जो होती है हमेशा एसिड की स्ट्रेंथ को बताती है, एसिडिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो आप जान लीजिएगा कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए है, जबकि pKb वैल्यू जो होती है ये वैल्यू आपकी बेसिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पीजीटी केमिस्ट्री के जितने भी साथी हैं वो सब इस टॉपिक को देखें और तैयार करें, क्योंकि पीजीटी केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम था इसमें इससे रिलेटेड आप कोई भी मॉडल पेपर 2000 अगर आप 21 वाला एग्ज़ाम देखेंगे तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और इसके बाद अगर इनसे पहले भी आपने पीजीटी के एग्ज़ाम दिए हैं तो एवरी ईयर यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर पीजीटी एग्ज़ाम्स। जितने भी पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक बन जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नीचे कहीं पर नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी बुक लेकर के बैठ जाइएगा, मेरे साथ बैठिएगा। जितनी ज़्यादा pKa वैल्यू होगी, क्योंकि ये pKa जैसे कि ये pK आया कहाँ से, पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे ये pH इज इक्वल टू -log H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है, उसी तरीके से अगर हम लोग pKa की बात करते हैं तो ये आता है -log Ka की तरह, यहाँ से आता है इस तरीके से। तो वही Kb और pKb है। तो अब हम लोग ये जाने कि आखिरकार ये pKa कैसे कैलकुलेट, लार्जर जितनी ज़्यादा pKa की वैल्यू उतना वीक एसिड होगा। तो यहाँ लिख देते हैं, सबसे पहले पॉइंट लिख लेते हैं, लार्जर द वैल्यू ऑफ, नोट आप भी कर लीजिएगा, लार्जर द वैल्यू ऑफ pKa वीकर इज द एसिड, यानी कि एसिड का करेक्टर जो होगा वीकर इज द एसिड कैसा होगा, वीक होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर लार्जर द के, अगर जब भाई लार्जर द वैल्यू ऑफ pKa वैल्यू अगर लार्ज है तो वीक एसिड है, और अगर लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka है तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka। अगर वैल्यू K की ज़्यादा है तो फिर एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा आप ये मान के चलें कि ये एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेजेस चेंज करते हैं कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और लार्जर द वैल्यू ऑफ pK पे आ गए। अब हम लोग pKb की बात भी करेंगे। तो यहाँ पर यानी कि सबसे पहले हम लिख देते हैं दूसरा पॉइंट, ये मान लीजिए आपकी दूसरा पॉइंट है, और ये दूसरा पॉइंट क्या आपको बताएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि लार्जर द वैल्यू ऑफ pKb। अब वही बात यहाँ पर भी आ जाएगी, pKb वीकर इज द बेस, यानी वीकर इज द बेस, यानी बेस कैसा होगा, वीक होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप नोट करते चलिएगा, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। अब यहीं पर अगर मैं ये कह देता हूँ कि अगर वैल्यू लार्ज है, अब लार्ज किसकी वैल्यू है, यानी कि यहीं पर मैं लिख देता हूँ लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb, तो फिर कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर इज द बेस हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। तो ये दोनों टर्म आपको बहुत विशेष तौर से ध्यान रखने हैं, इनमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। कारण क्या है कि ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। अब हम लोग एक एक टर्म क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि अगर कोई चीज़ एसिडिक है तो आप जानते हैं कि एसिडिक होने का मतलब सिर्फ ये हो जाता है,
एसिडिक का मतलब हो जाता है कि रिलीज ऑफ, यानी कि सिंपल सी बात करें कि वो चीज़ रिलीज करेगी, रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन, यानी कि H पॉजिटिव आयन को वो रिलीज कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड अगर टूटता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा RC नेगेटिव, और यहाँ पर एक H पॉजिटिव निकलेगा। अब ये H पॉजिटिव लंबे समय तक सॉल्यूशन में रहेगा। क्यों रहेगा लंबे समय तक सॉल्यूशन, यानी कि इट रिमेन्स इन सॉल्यूशन फॉर लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इट रिमेन्स इन सॉल्यूशन, इट रिमेन्स इन सॉल्यूशन फॉर लॉन्ग टाइम। अब ये फॉर लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन में रहेगा क्यों, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही तैयार हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है कि ये देखना है कि ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये कैसे अपने आप को स्टेबलाइज करता है। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन को हम लोग देखते हैं। ये कार्बोक्सिलेट आयन को अगर हम देखें तो ये मैंने लिया R, यहाँ पर मैंने O बनाया और यहाँ पर भी O नेगेटिव बनाया। अब ये क्या होगा कि जो ये इसके ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे तो ये बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट हो सकता है, यानी कि इसके रेजोनेटिंग हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ R, यहाँ C, ये O नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर अब डबल बॉन्ड आपका O आ जाएगा। इस तरीके के ये बनेगा। अब इसमें क्या होगा कि अब आपको तीनों रेजोनेटिंग पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई सिंपल सी बात ये कि एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, दोनों के बीच में जो है वो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से वाइब्रेट करते हुए चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन चल रहा है ऐसे। तो यानी कि इस पे भी पार्शियल नेगेटिव रहेगा, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव रहेगा। तो अब ओवरऑल ये जान लीजिए कि H पॉजिटिव इससे कंबाइन नहीं कर पाएगा, मींस एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा। तो एसिडिक करेक्टर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसमें H पॉजिटिव जल्दी कंबाइन नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो टी लोकलाइज होता है, पार्शियल दो यानी वाइब्रेट करता है, इन दोनों के बीच में वाइब्रेट करेगा, इन दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में वाइब्रेट करेगा और कंबाइन नहीं कर पाएगा। तो अब इस पे कौन कौन से होंगे कंपाउंड जिनका एसिडिक करेक्टर की हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा, यानी कि अगर हम सिंपल सी बात करें कौन कौन से ग्रुप लगे हैं, तो सबसे पहले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में ही चलता हूँ कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारे सामने इस समय लगा हुआ है ये फॉर्मिक एसिड। एक एग्जाम्पल से मैं चल रहा हूँ, फॉर्मिक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन, आ जाते हैं हम लोग एसिटिक एसिड पर, यानी कि सी, इससे क्वेश्चन जरूर मिलता है इसलिए ध्यान से इसको देखते रहिएगा। CH3COOH पे आ जाते हैं। अब जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही वो वीक एसिड करेक्टर उसके अंदर आता चला जाएगा। तो ये आपका हो गया और कम एसिडिक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर 2 सपोर्टिंग लगा दीजिए, इस तरीके से सेकेंडरी करेक्टर आप जनरेट कर दीजिए तो ये और कम एसिडिक हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपने 3 लगा दिए तो ये और भी कम एसिडिक हो जाएगा, यानी CH3 लगाया, ये हमने CH3 लगाया, यहाँ पर C और यहाँ COOH लगा दिया। तो जितना ज़्यादा ये ग्रुप बढ़ाते चले जाएंगे तो दिस इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दिस इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। ये एसिडिक करेक्टर का कौन सा ऑर्डर है, ये एसिडिक करेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर लगा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में बढ़ेंगे आगे कि अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट ग्रुप लगा लेते हैं, तो वो वहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी वो भी आप देखते चलिएगा। कि जैसे कि मान लीजिए मैंने एसिटिक एसिड के अंदर ही क्या काम किया, ये मैंने यहाँ पर Cl लगा दिया। अब आगे लिखा मैंने Cl CH2 COOH, ये क्लोरो एसिडिक मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है। ये कम एसिडिक हो जाएगा अगर हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, यानी कि डाइक्लोरो एसिटिक एसिड लगा देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर CH हो जाएगा, यहाँ COOH हो जाएगा। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, जब इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो H जल्दी रिलीज हो जाएगा, मीन्स मोर एसिडिक। अगर इसमें 1 क्लोरीन और बढ़ा दिया जाए, इस तरीके से 3 क्लोरीन बढ़ा दिए जाए तो कंडीशन क्या आ जाएगी वो भी आप देख लीजिए। ये कंडीशन बनेगी, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए, जब 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए तो और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, और यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो मीन्स दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। अगर हम इनकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक
करेक्टर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का ऑर्डर में लग गया एसिडिक करेक्टर। अब इसी तरीके से कुछ ग्रुप्स हम कंसिडर करते चल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अब हम लोग कंसिडरेशन पे लाते हैं कि अगर हम आई, बी आर, सी एल और एफ लगा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, इस बार क्या करता हूँ कि इस बार मैं यहाँ पर आई लगा देता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि ICH2 COOH लिखा मैंने। ये कम एसिडिक हो जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो आई है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, Br हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका BrCH2 COOH ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेंगे भाई, आई थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Br थोड़ा इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर अगर हम क्लोरीन को देखें तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सिंपल सा इसके अंदर एसिडिक करेक्टर और ज़्यादा आ जाएगा। अगर हम फ्लोरीन देखें तो फ्लोरीन बहन जी तो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी कौन से ऑर्डर में लग गया, ये भी आपके ऑर्डर में लग चुका है। कौन सा ऑर्डर है इसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर में चल रहा है लगातार। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट जो है वो कम है इस वाले में माइनस आई बहुत ज़्यादा है, इस वाले में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट को भी अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट है। यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट जो है वो बढ़ रहा है, माइनस आई इफेक्ट यहाँ भी बढ़ रहा है, यानी कि अगर देखें तो ये बढ़ रहा है, यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट ही बढ़ रहा है। ये चीज़ आप जान लीजिए। और माइनस आई इफेक्ट जब बढ़ता है तो इस सिंपल सी बात है कि इसके अंदर एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन, जो ये H पॉजिटिव दिख रहा है, ये जल्दी रिलीज हो जाएगा। अब हम लोग एक और ग्रुप कंसिडर कर लेते हैं, वो भी यहाँ देखें, आपको समझ में जरूर आएगा कि अगर हमने ये कंपाउंड ले लिया, ध्यान से देखिएगा, ये कंपाउंड लिया मैंने CH3 CH2 CH2, या ऐसा करते हैं यहाँ पर मैं CH ले लेता हूँ, यहाँ CH ले लेता हूँ, नीचे Cl लगा देता हूँ और यहाँ COOH। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो Cl है वो थोड़ा COOH के पास में है, तो यानी कि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा, तो H जल्दी रिलीज होगा। आप जितना Cl दूर ले जाते चले जाएंगे उतना ही एसिडिक करेक्टर इसका डाउन हो जाएगा। यानी अब हमने Cl यहाँ लगा लिया, अब लिखा मैंने CH2 COOH, तो अब ये एसिडिक करेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, ये एसिडिक करेक्टर और थोड़ा सा कम शो करेगा क्योंकि दूर चला गया, क्लोरीन एटम दूर चला गया। इसे और दूर कर देते हैं, बिल्कुल लास्ट में कर देते हैं, तो देखते हैं कि और एसिडिक करेक्टर इसका डाउन हो चुका है इस तरीके से। तो ये यहाँ पर क्या है, ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर लग गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर पे आ गया। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एज वी मूव अवे from the as the electronegative atom or group move away from the COOH group means acidic character decreases। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आ जाती है। और अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग सिंपल सा देखें कि जो ग्रुप, अगर COOH ग्रुप जो है वो विनाइल या फिनाइल से जुड़ा हो जाता है तो उस समय क्या कंडीशन बन जाती है, तो एसिडिक करेक्टर उस समय क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये चीज़ भी ध्यान देने वाली। तो डायरेक्ट अटैचमेंट जो विनाइल और फिनाइल का होता है वो चीज़ आपको एसिडिक करेक्टर को बढ़ा देती है। तो एसिडिक करेक्टर को बढ़ाने का जो रीज़न रहता है वो क्या रहेगा, वो चीज़ आपको दिखानी यहाँ पर ज़रूरी है, तो ये जान लीजिएगा। तो ये बात नेक्स्ट पेज पे आप नोट कर लीजिए ध्यान से, क्या चीज़ ध्यान देनी है आपको कि अगर मान लीजिए कहीं पर डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ विनाइल और फिनाइल, यानी यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ विनाइल और फिनाइल ग्रुप increases the acidic character, increase the acidic character, ये एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज कर देता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हमने क्या काम किया कि अगर सिंपल हम देखें कि कौन कौन से एसिडिक करेक्टर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो ये हो सकता है कि हमने यहाँ पर क्या काम किया, यहाँ पर
यहाँ ले लिया H, यहाँ ले लिया H, C, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, उसके बाद मैंने C लिखा, फिर मैंने यहाँ COOH लिख दिया। ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू हम लोग यहाँ पर फिनाइल लगाए C6H5COO। ये सब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो ये वही हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर यहाँ पर COOH हो गया, इस तरीके से आ गया। और उसके बाद आ गया आपका CH3COOH। तो ये तरीका यहाँ बन जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये नोटिस करने वाली है कि इन दोनों में एसिडिक करैक्टर में अगर हम ध्यान दें तो कौन है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि अगर हम लोग फॉर्मिक एसिड को देखें COOH हो जाता है, तो ये हो गया आपका C6H5COOH हो गया, और ये हो गया आपका CH3COOH। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करैक्टर यहाँ भी लग गया। ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करैक्टर। ये एसिडिक करैक्टर यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें फॉर्मिक एसिड एसिडिक है और सबसे कम यहाँ पर एसिटिक एसिड जो है वो एसिडिक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये ऑर्डर क्या रहता है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इस ऑर्डर को ध्यान रखना कि अगर कहीं पर फिनाइल लगा हुआ है तो फिनाइल ग्रुप जो होता है वो लेस एसिडिक करेगा एज़ कम्पेयर टू आई, फिर एज़ कम्पेयर टू आपका Br, फिर एज़ कम्पेयर टू Cl, वो तो सिंपल है, एज़ कम्पेयर टू F हो जाता है, फिर एज़ कम्पेयर टू Cn हो जाता है, फिर एज़ कम्पेयर टू आपका NO2 हो जाता है, और एज़ कम्पेयर टू आपका CF3 हो जाता है। जब ये ग्रुप लग जाते हैं तो ये एसिडिक करैक्टर को सिंपली क्या कर देते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी ग्रुप लगे होंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में मान लीजिए किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा एसिडिक करैक्टर का, वो भी जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिया C डबल बॉन्ड O लिया और यहाँ पर भी CaO लिया नेगेटिव, इसका रेजोनेटिंग बनाए तो रेजोनेटिंग क्या होगा कि अब सिंपल सा आप देखिए, मैं इसको बैक करता हूँ, पहले तो रेजोनेटिंग बनाता हूँ। इसका रेजोनेटिंग ये हुआ, इस पे पार्शियल नेगेटिव आया, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव आया। अब मैंने इसको डॉट डॉट बना दिया, यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो ये जल्दी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मीन्स ये मोर एसिडिक हो जाएगा एज कम्पेयर टू अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी EDG लगा देंगे तो क्या होगा, EDG सपोर्ट करना शुरू कर देगा, और DG सपोर्ट करेगा तो फिर क्या होगा, ये O हो गया, ये O हो गया, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर अब आपकी ये कंडीशन आ गई। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब लग जाता है तो एसिडिक करैक्टर इंक्रीज कर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाता है तो एसिडिक करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज कर जाता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में अपने रखनी पड़ेगी। तो ये कुछ मैंने ग्रुप्स बताए जिनका आपको एक डिसीजन बताया कि कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके साथ आपको कौन एसिडिक है, कौन मोर एसिडिक है। ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने और रख रहा हूँ, तो इनको ज़रा ध्यान से देखते रहिए कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं वो आप देखें ध्यान से। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड की। तो ये मैंने ले लिया पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, यहाँ पर मैंने नीचे लगा दिया पैरा पोजीशन पर NO2 लगा दिया, इसके बाद यहाँ पर वही बेंजोइक एसिड, ये है पैरानाइट्रो। भाई NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जल्दी रिलीज करेगा H पॉजिटिव आयन, मोर एसिडिक हो जाएगा, और NO2 से पुलिंग पावर जो होती है वो अब आपकी कम हो जाती है। किसकी कम हो जाती है, ये कम हो जाएगी आपकी, यहाँ आ जाइए Cl की। तो इस तरीके से Cl के बारे में बोलेंगे हम लोग। और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें, ध्यान दें, नेक्स्ट अगर केवल बेंजोइक एसिड लिख देते हैं तो केवल बेंजोइक एसिड की कंडीशन भैया ये हो जाती है कि बेंजोइक एसिड में तो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर एसिडिक करैक्टर और कम हो जाएगा। इसके बाद अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा के देख लीजिए तो वो और एसिडिक कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर CH3 लगा देते हैं तो ये मैंने COOH लिखा और यहाँ पर मैंने लगा दिया CH3, तो ये और एसिडिक कम हो गया क्योंकि इसके अंदर डोनेटिंग ग्रुप लग चुका है। अब इससे भी कम पावर रखने वाला जो ग्रुप होता है वो कहलाता है अब आपका यहाँ पर OCH3। अगर हम यहाँ OCH3 लगा देते हैं तो वो और एसिडिक कम हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब चले जाते हैं नेक्स्ट।
फिनॉल पे तो ये वाला और भी करेक्टर को एसिडिक कर देता है, वो एसिडिक कम कर देता है, क्योंकि इसके अंदर उतनी पावर, डोनेटिंग पावर ज़्यादा है। ये लोन पेयर रख रहा है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो यानी कि और कम हो गया। तो ये पूरा मॉलिक्यूल हमने अरेंज कर दिया आपको किसके अकॉर्डिंग, ये अरेंज कर दिया आपके एसिडिक करेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई नेक्स्ट अगर NO2 लगा है तो NO2 में क्या कंडीशन है। तो ये कंडीशन नंबर हम मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए ये कंडीशन नंबर मैंने 1 मान ली। अब कंडीशन नंबर हम 2 पे चलते हैं कि कंडीशन नंबर 2 क्या कह रही है वो हम लोग देखेंगे। देखिए दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि अगर मान लीजिए ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ये मैंने यहाँ पर NO2 ले लिया इस तरीके से, ये मैंने यहाँ पर COOH लिया हुआ है और ये आर्थो पोजीशन पर मैंने NO2, ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू पैरा पोजीशन। ये बात आपको ध्यान, यहाँ पर आर्थो इफेक्ट एक वर्ड होता है वो काम करना शुरू कर देता है। तो ये आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, दिस इज मोर एसिडिक देन, यहाँ पर आ जाएगा आपका मेटा नाइट्रो एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये इस तरीके से आ गया आपका पैरा नाइट्रो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब मेटा के बाद अगर केवल बेंजोइक एसिड को लिखना चाहें तो आप केवल बेंजोइक को भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया बेंजोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ये भी उसी ऑर्डर में चला गया है। अब हम लोग केस नंबर 3 को डिस्कशन कर लेते हैं। केस नंबर 3 क्या कहता है कि अगर हम OH ग्रुप लगाते हैं तो OH ग्रुप में अब क्या कंडीशन पैदा होगी वो देखिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा ये बेंजोइक एसिड एज यूजुअल लगाता हूँ, COOH लिख देता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ आर्थो पोजीशन पर OH लगा देता हूँ। ये ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू, इसमें से देखिएगा मिलेगा जरूर क्वेश्चन आपको एग्जाम में 101% मिलना है, तो इन ऑर्डर को ध्यान रखिए। और ये आया भी था अभी 2021 के PGT में, आपको जो एग्जाम में इन्हीं में से था, आप ध्यान दीजिएगा, बताऊंगा इन्हीं में से कौन सा क्वेश्चन था। जहाँ तक मुझे याद है COOH था और यहाँ पर अब आपका कौन सा आ गया, COOH आ गया और लास्ट में जब आ गया तो आपका पैरा पोजीशन वाला बहुत ही कम हो जाता है एसिडिक। तो यहाँ पर भी एक वर्ड है जिसका नाम है आर्थो इफेक्ट, सबसे पहले वाले में इसमें वही काम करता है। तो इस तरीके से इसके अंदर एसिडिक करेक्टर और कम हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कहाँ एसिडिक ज़्यादा होगा कहाँ एसिडिक कम होगा, ये पूरी वीडियो में बताता चल रहा हूँ आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं कि अगर हम कहाँ कौन से ग्रुप लगा लेते हैं जिनसे इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वो चीज़ जानिए। तो इसके बाद हम लोग मिथाइल ग्रुप की बात कर लेते हैं कि मिथाइल ग्रुप कहाँ पर लगाना है। चलिए मिथाइल ग्रुप लगाते हैं। ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ये इस तरीके से ये ले लिया मैंने, ये ऊपर लगा दिया आपका COOH लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया CH3, तो ये मिथाइल हो गया। इसके बाद आ जाएगा ऑर्डर किसका, बेंजोइक एसिड का ऑर्डर आ जाएगा। ये आपका हो गया बेंजोइक एसिड COOH, केवल बेंजोइक एसिड आता है। इसके बाद आ जाता है आपका मेटा मिथाइल बेंजोइक एसिड, यहाँ पर यानी कि COOH लगना है और यहाँ पर आपका CH3 लग जाएगा। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं कि इस तरीके से हमने लिया, ये कंपाउंड लिया, ये यहाँ बनाया, ये आपका लगाया COOH लगाया, तो अब आपका एक ही CH3 बचा है वो पैरा पोजीशन पे लगा दिए। तो ये हमने कुछ ऑर्डर्स आपको बताए कि कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये ऑर्डर, ये इन ऑर्डर्स को आप ध्यान में रखिएगा। इसी के बाद हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कशन कर लेते हैं कि बेसिक एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे जो बहुत ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा आपको, पेज नंबर नेक्स्ट यानी बेसिक स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल। सबसे पहले तो मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं कि जैसे कि अब सिंपल सी बात है कि अमोनिया जो होता है वो बेसिक नेचर में होता है, क्योंकि अमोनिया के ऊपर जो होता है वो एक लोन पेयर होता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ही तो बताती है कि उसका बेसिक करैक्टर क्या है, यानी ये जो लोन पेयर है बेसिक करैक्टर बताएगा। अब अगर यहीं पर मान लीजिए हमने ये मिथाइल एमीन ले लिया सपोज कर ले, तो ये तो डोनेटिंग ग्रुप लग गया। अब ये डोनेटिंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देगा, जब ये डोनेट कर देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो अमोनिया से ज़्यादा बेसिक कौन हो गया, मिथाइल एमीन। ये हो गया आपका मोर बेसिक हो गया, ये हो गया आपका मोर बेसिक और ये आपका हो गया लेस बेसिक, तो ये लेस बेसिक हो गया। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक बात ये है। दूसरी बात ये कि कौन ज़्यादा बेसिक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आपको प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर डेवलप है पूरी तरीके से, बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट आता चला जाएगा उतना ही ज़्यादा बेसिक करैक्टर बढ़ेगा। तो अगर हम लोग गैसियस स्टेट की बात कर लेते हैं
तो गैसियस स्टेट में सिंपली आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि गैसियस स्टेट में जो मिथाइल का टर्सरी होता है 3 डिग्री, वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ध्यान दीजिएगा बेसिक नेचर क्या है, बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स की बात करें तो यानी कि अगर हम लोग हेडिंग बना लेते हैं बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स, अगर हम लोग बना लेते तो बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स में क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले हम 3 डिग्री का एमीन ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। कारण क्या है कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, ये ज़्यादा बेसिक होगा, लेकिन ये सब गैसियस स्टेट में होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने R2 ले ली, ये सेकेंडरी एमीन हो जाता है, ये भी कम बेसिक होगा। और अगर हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्राइमरी एमीन की, ये और कम बेसिक होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अमोनिया की, ये और कम होगा। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर है। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर में खास बात ये है कि ये केवल गैसियस स्टेट में है, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये गैसियस स्टेट में। लेकिन अगर एक्वस में बात करेंगे तो एक्वस में फिर ये कंसेप्ट नहीं चल पाता है। एक्वस में कंसेप्ट चलेगा, नेक्स्ट क्या चलेगा कंसेप्ट वो मैं आपको बताता हूँ। एक्वस में क्या होता है कि भाई यहाँ पर सॉल्वेशन एनर्जी का कंसेप्ट प्लस सॉल्वेशन एनर्जी के बाद स्टेरिक हिंड्रेंस का जो कंसेप्ट है वो आ जाता है। तो अगर हम मिथाइल की बात करें तो सबसे पहले मिथाइल में देखें, मिथाइल में जो होता है वो 2 डिग्री एमीन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री एमीन, यानी कि मिथाइल एमीन हो गया, ये डाइमिथाइल एमीन होगा। और ये सबसे कम यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये जो सपोर्ट है करना है, जो CH3 जो सपोर्ट करना चाहिए उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर पाता। दिस इज द, ये हो गया आपका 2 डिग्री, ये हो गया आपका 1 डिग्री और ये हो गया आपका 3 डिग्री, लेकिन ये एक्वस में है। यहीं पर अगर हम लोग बात इथाइल की कर लेते हैं तो ये C2H5 यहाँ पर 2 डिग्री हो जाता है ज़्यादा बेसिक, यानी कि ये आपका 2 डिग्री हो गया, बहुत बेसिक हो गया। इससे कम हो जाएगा आपका 3 डिग्री बेसिक, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो थोड़ी सी डाउन पड़ जाती है, और जब डाउन पड़ेगी तो सपोर्टिंग पावर बढ़ जाएगी। और इससे कम हो जाता है आपका प्राइमरी वाला C2H5NH2। तो ये एक्वस में है, ये यहाँ पर रहेगा ऑर्डर 2, फिर 3 और उसके बाद 1 डिग्री। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन की बात करेगा कि वहाँ पर कौन सी कंडीशन है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब हम लोग कुछ बात ऐसी करेंगे जो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, यानी कि जो कंपाउंड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। उनमें सबसे पहले मोर बेसिक कौन है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, इसके हम लोग बोलते हैं, इस कंपाउंड का नाम पेपराइडीन है। ये कंपाउंड कहलाता है पेपराइडीन, यानी कि पेपराइडीन इज़ मोर बेसिक, अगर इसको देखा जाए तो मोर बेसिक हो जाता है एज कम्पेयर टू आपका आ जाता है पायराडीन। तो ये पायराडीन आ गया। पायराडीन के अंदर खास बात ये होती है कि जो इसका लोन पेयर है वो डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यानी कि नेक्स्ट ये कंडीशन हो गई। उसके बाद पायराडीन के बाद चले जाइए, उसके बाद पायरोल को बना लीजिए। पायरोल आप जान ही रहे कि ये इसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन PGT 2000 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था। ये कंपाउंड कहलाता है आपका पायरोल। ये लेकिन इसका क्या होता है, जो लोन पेयर होता है वो डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया, तो इसका मतलब इसका बेसिक करेक्टर डाउन पड़ गया। तो ये आपका पायराडीन हो गया, ध्यान रखिएगा पायराडीन हो गया। और ये आपका हो गया पायरोल, इस तरीके से ये हो गया। तो अब आपको करना क्या है, ये इनमें कौन से ऑर्डर में लगा देना, ये हो गए आपके कौन से लिख ही रहे हैं आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर में लग गए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर के हिसाब से लगा दिए गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपाउंड। अगर हम लोग साइक्लोहेक्साइल एमीन की बात करें तो ये केस नंबर आप मान लीजिएगा, ये हो गया आपका 1 और ये सेकंड केस क्या कह रहा है वो भी ध्यान दीजिए। ये हमने साइक्लोहेक्साइल एमीन ले लिया, यानी कि सिंपली यहाँ पर NH2 लगा हुआ है, तो ये लोन पेयर तो डिकोलोकाइज हुआ ही नहीं,
फ्री है मतलब मोर बेसिक हो जाएगा। अगर हम लोग पैराडीन से इसको कंपेयर कर दें तो पैराडीन से ज़्यादा ये बेसिक माना जाएगा, क्योंकि पैराडीन का लोन पेयर भी इन्वॉल्व नहीं, लेकिन फिर भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो एनिलीन की बात हो जाएगी, क्योंकि एनिलीन के अंदर जो लोन पेयर है वो डिलोकलाइजेशन में जा सकता है, यानी कि ये NH2 लगा है और ये डिलोकलाइज हो सकता है, इस तरीके से रोटेशन पॉसिबल है। तो ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन से कंपाउंड हम लोग डिस्कशन करें, कि ये वाले, जैसे कि अब 3 कंपाउंड हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। एक तो हमने ले लिया, ये सबसे ज़्यादा लिए, ये एनिलीन ले लेते हैं, ये वाला कंपाउंड लिया, ये हमने लिया एनिलीन। अगर हम एनिलीन को देखें तो एनिलीन जो है वो मोर बेसिक हो जाएगा एज कंपेयर टू डाईफिनाइलएमीन। ये हमने डाईफिनाइलएमीन ले लिया, यहाँ पर 2 फिनाइल ग्रुप लगा दिए। अब 2 फिनाइल लगाने से क्या मिला, क्योंकि दोनों ये लोन पेयर जो है वो दोनों तरफ खींचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पुलिंग, ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप माने जाते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं, है ना। ये भी इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ। अब इसी तरीके से अगर हम 3 लगा देते तो बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, तो ये मैंने यहाँ पे 3 लगा दिए। चलिए अब की बार ऐसा करता हूँ, मैं 3 ऐसे लगा देता हूँ, यहाँ लग दिया। यहाँ पर एक बेंजीन लटका दिया इस तरीके से, और ये मैंने बेंजीन फिर यहाँ पर लटका दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ट्राइफिनाइल, ये कम बेसिक हो गया, तो इसका बेसिक करेक्टर डाउन हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान। अब बेसिक में अगर मान लीजिए कहीं OCS3 लगा, ये ग्रुप लगे हुए, तो उनके बेसिक करेक्टर की क्या कंडीशन होगी वो भी आप जान लीजिए। कि अगर मान लीजिए सबसे पहले हम लोग ये लगा देते हैं, ये सबसे पहला कंपाउंड मैंने लिखा कि पैरा पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा दूं, यानी कि NH2 एक यहाँ लगा दूं और एक NH2 में यहाँ लगा दूं, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक करेक्टर माना जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो नीचे सपोर्टिंग ग्रुप वाला लगाइए, कोई भी लगा लीजिए। जैसे हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल मेरे मन में आ रहा है, मैं लगा रहा हूँ यहाँ COCS3, ये सपोर्टिंग ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये इसके बाद मैं मिथाइल लगा देता हूँ, यानी कि यहाँ पर NH2 लगा दिया मैंने और यहाँ पर मैंने मिथाइल लगा दिया, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड अगर आ जाते हैं तो इसके बाद हम लोग एनिलीन को देख सकते हैं कि भाई एनिलीन में कोई ग्रुप ही नहीं लगा है, ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ना पुलिंग लगा हुआ है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप में Cl की विड्रॉइंग पावर जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि NH2 यहाँ लगा दिया और ये आपका Cl लगा दिया। उसके बाद लास्ट में किसे लगाया मैंने, लास्ट में मैंने NO2 को लगा दिया, यानी कि NH2 हो गया, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने एसिडिक और बेसिक करेक्टर के रखे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप अपने को सफल बनाना चाहते और चैनल को लगातार देख करके कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ इस पर लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स।